हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मगध। दोस्तों मगध पर किन किन राजाओं ने शासक किया, कौन कौन से राजवंश हुए जिन्होंने मगध पर शासक किया। दोस्तों जानेंगे हम सभी राजवंशों के बारे में कि कौन कौन से राजा थे जिसने मगध पर शासन किया। आइए दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चैप्टर के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं और कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात की जाए महाजनपद की, तो दोस्तों महाजनपदों की संख्या 16 थी, जैसे मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था। दोस्तों सबसे बड़ा महाजनपद उनमें से क्या था, आप बोलेंगे मगध था। मगध पर जितने भी राजाओं ने शासन किया, जितने भी राजा हुए जिन्होंने मगध पर क्या किया, शासन किया, उन राजाओं की एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक आपके सामने है। दोस्तों देख सकते हैं हसीन मासुकसा, ये टोटल मगध पर शासन करने वाले राजवंश हुए हैं जिन्होंने मगध पर क्या किया है, आप कहेंगे शासन किया है। दोस्तों ओवरऑल बात की जाए मगध की, तो दोस्तों मगध पर शासक करने वाला प्राचीन जो वंश था उसका शासक था बृहदत्त। दोस्तों बृहदत्त ने क्या किया था, मगध पर सर्वप्रथम शासन किया था। इसने अपनी राजधानी जो बनाया था, इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज अर्थात राजगृह को अपनी इसने राजधानी बनाया था। राजगृह को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए, दोस्तों हर्यक वंश का शासक था जिसका नाम था बिंबिसार, जिसका नाम था बिंबिसार। इसने दोस्तों क्या किया, इसने आपके बृहदत्त को दोस्तों क्या कर दिया, आप बोलेंगे बृहदत्त को इसने पराजित कर दिया, पराजित कर दिया और इसने क्या किया, आप बोलेंगे पराजित कर दिया और अंगराज को जीत लिया। किसको, अंगराज को जीत लिया और किस में मिला दिया, आप बोलेंगे मगध में मिला दिया। दोस्तों बिंबिसार ने क्या किया, बृहदत्त को पराजित कर दिया और दोस्तों अंगराज को मगध में मिला दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, आप बोलेंगे राजगृह या गिरिब्रज को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, इसने अपनी राजधानी इसको बना लिया था। दोस्तों इसने क्या किया, 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। 52 वर्षों तक दोस्तों इसने क्या किया, आप बोलेंगे इसने मगध पर शासन किया था। तथा दोस्तों आगे बात की जाए, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। दोस्तों किसको मानने वाला था, आप बोलेंगे ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। दोस्तों होता क्या है, जब ये शासक कर रहा होता है, जब इसने क्या किया, बृहदत्त को पराजित किया तथा एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम था दोस्तों हर्यक वंश। कौन सा दोस्तों, हर्यक वंश। इस राजवंश की इसने क्या की, स्थापना की, किसने, बिंबिसार ने। ठीक है दोस्तों, और इसने राजधानी किसको बनाया, राजगृह गिरिब्रज को राजधानी बनाया। इसने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था तथा ये बौद्ध धर्म का क्या था, आप बोलेंगे अनुयायी था। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए, दोस्तों उस समय अवंती के राजा प्रघोत थे। इन्हें दोस्तों क्या हो गया था, आप बोलेंगे इन्हें पांडु रोग हो गया था, पांडु रोग हो गया था। तो दोस्तों उस समय बिंबिसार के एक राजवैद्य हुआ करते थे, बिंबिसार के एक राजवैद्य थे जिनका नाम था जीवक। इन्होंने क्या किया, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य अर्थात जीवक को कहाँ भेजा, आप बोलेंगे राजा प्रघोत को ठीक करने के लिए अवंती भेजा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, राजा प्रघोत को ठीक कर दिया और राजा प्रघोत जब ठीक हो गए तो राजा प्रघोत ने जीवक से पूछा कि राजवैद्य जी बताइए, आपको यहाँ भेजने वाला हमारा शुभचिंतक राजा कौन है। तो जीवक ने बताया कि राजा, हमें यहाँ भेजने वाला राजा बिंबिसार है, उन्होंने ही हमें यहाँ आपकी सेवा करने के लिए भेजा, आपको ठीक करने के लिए भेजा। दोस्तों बिंबिसार एक बहुत ही चालाक राजा था, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसीलिए इसने क्या किया, जब राजा प्रघोत बिंबिसार के पास पहुँचे तो इसने कहा, बताइए राजन कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। तो बिंबिसार ने कहा कि हम आपसे क्या करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम आपसे विवाह संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो दोस्तों उस समय वहाँ की राजकुमारी क्षेमा थी, जिनसे किसका विवाह हो गया, आप बोलेंगे बिंबिसार का विवाह हो गया। दोस्तों बिंबिसार का विवाह हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जब इसका विवाह हो गया तो छोटे मोटे राज्यों को इसने क्या कर लिया, आप बोलेंगे रफली। दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मगध आपका बिहार में था। जब इसने क्या कर लिया, इनके साथ विवाह स्थापित कर लिया, धीरे धीरे ये साम्राज्य कैसा हो गया, इसने अपने साम्राज्य को यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। इसी का ही पुत्र हुआ था
आप बोलेंगे अजातशत्रु, इसी का ही पुत्र हुआ था अजातशत्रु। इसने क्या कर दिया, अजातशत्रु ने अपने पिता की क्या कर दी, आप बोलेंगे हत्या कर दी थी। आप बोलेंगे क्या कर दी, आप बोलेंगे हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, और इसने क्या, और ये 32 वर्षों तक इसने कहाँ शासन किया, आप बोलेंगे मगध पर शासन किया। 32 वर्षों तक इसने कहाँ शासन किया, मगध पर शासन किया। लेकिन दोस्तों बिंबिसार की एक इच्छा थी कि ये कहाँ पर, ये वैशाली को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, या वैशाली राज्य को ये जीतना चाहता था। ये बात अजातशत्रु को अच्छे तरीके से पता थी कि बिंबिसार क्या चाहता था, वैशाली को जीतना चाहता था। इसीलिए दोस्तों बिंबिसार का एक सहयोगी मंत्री था, एक सहयोगी मंत्री था जिसका नाम क्या था, आप बोलेंगे सहयोगी मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। इसने क्या किया, वर्षकार को कहाँ भेजा, आप बोलेंगे इसने वर्षकार को कहाँ भेजा, तो आप बोलेंगे इसने वर्षकार को वैशाली भेजा। दोस्तों जब इसने वर्षकार को वैशाली भेजा तो इसने वर्षकार को वहाँ पर भेजा तो राजदूत बनाकर भेजा। जब राजदूत बनाकर वर्षकार कहाँ पहुँचा, वैशाली पहुँचा, तो इसने यहाँ पूरे साम्राज्य की क्या करा, जानकारी एकत्र की और कहाँ पहुँचा दी, आप बोलेंगे मगध के जो राजा हुआ करते थे अजातशत्रु के पास पहुँचा दी कि महाराज अगर आपको वैशाली को जीतना है तो आपको बड़े बड़े पत्थरों के औजारों का यूज करना होगा जिससे आसानी से किला को तोड़ा जा सके। दोस्तों इसने क्या किया, इस तरीके से तकनीकी का प्रयोग कर कर किसको जीत लिया, आप बोलेंगे वैशाली को जीत लिया और मगध का विस्तार और ज़्यादा फैल गया। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। तो दोस्तों अजातशत्रु के बाद इसका जो पुत्र हुआ था वो हुआ था उदयन। कौन हुआ था दोस्तों, उदयन। साथ ही साथ बात की जाए अजातशत्रु की तो दोस्तों ये किस धर्म को मानने वाला था, आप बोलेंगे ये जैन धर्म को मानने वाला था। किस धर्म को, जैन धर्म को मानने वाला था। उदयन की बात की जाए तो दोस्तों इसने क्या कर दिया था, इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी और अगला शासक बनकर बैठ गया था। कौन, उदयन। तथा दोस्तों बात की जाए इसकी हत्या किसने की थी, तो दोस्तों अवंती के गुप्तचरों द्वारा उदयन की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो दोस्तों इसने एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र दोस्तों इसने शहर की स्थापना की और राजधानी किसको बनाया, आप बोलेंगे पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दोस्तों बात करी जाए हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। ठीक है दोस्तों, नागदशक की हत्या किसने कर दी, तो आप बोलेंगे शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी और किस वंश की स्थापना की, तो आप बोलेंगे शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जिसकी हत्या किसने कर दी थी, तो आप बोलेंगे शिशुनाग द्वारा इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। और अगला शासक कौन बन गया, शिशुनाग बन गया। इसने स्वयं के नाम पर ही एक वंश रखा था, शिशुनाग वंश। ठीक है दोस्तों, शिशुनाग इसने दोस्तों क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और दोस्तों इसका जो पुत्र हुआ था वो था कालाशोक। दोस्तों इसका पुत्र था कालाशोक। दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में ही क्या हुई थी, आप बोलेंगे सेकंड द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, आप बोलेंगे कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों फर्स्ट बौद्ध संगति की बात की जाए तो किसके शासनकाल में हुई थी, आप बोलेंगे फर्स्ट बौद्ध संगति की गई थी। दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में की गई थी, आप बोलेंगे कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति की गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसने क्या किया था दोस्तों, तो आप बोलेंगे इसने क्या कर दिया था, गिरिब्रज को इसने अपनी राजधानी बना दिया था। गिरिब्रज तथा राजगृह को इसने अपनी राजधानी बना दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों जानते हैं इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ था वो कौन था, तो दोस्तों इस वंश का अंतिम जो शासक था नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन था। ठीक है दोस्तों, ये इतना योग्य शासक नहीं था, इसीलिए इसकी हत्या किसने कर दी थी, आप बोलेंगे नंद वंश के जो शासक थे जिनका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद, महापद्म नंद द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी, आप बोलेंगे नंदीवर्धन की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। इनकी क्या कर दी गई थी, आप बोलेंगे हत्या कर दी गई थी। और किस वंश की स्थापना हो गई, आप बोलेंगे नंद वंश की स्थापना हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों समझ लेते हैं थोड़ा नंद वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों नंद वंश की स्थापना किसने करी थी? महापद्म नंद द्वारा की गई थी। दोस्तों इन्होंने क्या किया? तो दोस्तों इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया तथा दोस्तों इन्होंने क्या करा? साम्राज्यवाद विस्तारवाद की नीति को ही अपनाया था और इन्होंने अपने समय में साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा कर दिया था। उस समय मगध दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनके बाद इनकी जो सेना थी बहुत अच्छी और कुशल सेना थी। दोस्तों इनके बाद इनका पुत्र धनानंद शासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा, जो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था। इसने क्या किया दोस्तों? आप बोलेंगे इसने विस्तारवाद की नीति को अपनाया। किसकी नीति को? आप बोलेंगे विस्तारवाद की नीति को अपनाया और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा किया। दोस्तों इसके समय में साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया था। दोस्तों साथ ही साथ जब ये अपने विस्तार कर रहा था तो दोस्तों इधर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ चुका था। दोस्तों उसने क्या किया? पोरस को 325 ईसा पूर्व में जीत लिया था और वो कहाँ पर आ गया था? आप बोलेंगे व्यास नदी के तट पर आकर बैठ गया था। ठीक है दोस्तों, कौन आके बैठ गया था? सिकंदर। दोस्तों जैसे ही ये खबर लगी, इस समय यहाँ पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता था तक्षशिला के उस समय प्रोफेसर या मास्टर बोलो तो कौन हुआ करते थे? आप बोलेंगे तक्षशिला के जो मास्टर हुआ करते थे वो थे चाणक्य। कौन थे दोस्तों? चाणक्य। जब दोस्तों चाणक्य को ये खबर लगी कि सिकंदर भारत में आ गया है तथा चाणक्य ने देखा कि अगर सिकंदर भारत में घुस गया, सिकंदर ने ब्यास नदी को पार कर लिया तो एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो दोस्तों इसने क्या किया? सिकंदर को रोकने के लिए चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य पहुंचा, घनानंद के पास आया था। उस समय क्या कर रहा था दोस्तों? घनानंद ऑर्केस्ट्रा देखने में बिजी था, मतलब नृत्य देख रहा था। तो इसने क्या कर दिया? चाणक्य को चोटी पकड़कर बाहर फेंकवा दिया। आगे जब सिकंदर यहाँ पर बैठा था तो यहीं पर दोस्तों एक बच्चा चाणक्य को मिला था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। अर्थात दोस्तों चंद्रगुप्त को लेकर चाणक्य कहाँ गया? तो आप बोलेंगे तक्षशिला गया तथा इसने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी कि आप एक काम करो, आप किसी भी तरीके से सिकंदर की सेना में शामिल हो जाओ और धीरे धीरे सिकंदर की सेना को मारने लग जाओ। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों क्या किया? ये सीधे सीधे सिकंदर की सेना में शामिल हो गया और चाणक्य के कहे अनुसार धीरे धीरे सैनिकों को मारने लग गया। दोस्तों साथ ही साथ चाणक्य कहाँ पहुंचा? सिकंदर के पास पहुंचा, क्योंकि ये जाति से एक पंडित था, इसीलिए इसकी किसी भी राजा के साथ कोई भी लड़ाई नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों, अब ये सिकंदर के पास पहुंचा। इसने सिकंदर से कहा कि देखिए जो मगध है ये देवी देवताओं की भूमि है। अगर आप ब्यास नदी को पार करेंगे तो देवीय प्रकोप होने के कारण धीरे धीरे आपकी सेना मरने लगेगी। इसने कहा ठीक है। तो दोस्तों सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है दोस्तों, ये इसका कौन था? सेनापति था। तो दोस्तों सिकंदर को इस बात का बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आगे हुआ क्या? दोस्तों जब सिकंदर ने देखा कि धीरे धीरे इसकी सेना मरना शुरू हो गई है तो विश्व की सबसे बड़ी सेना सिकंदर की सेना ने क्या किया? ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और क्या किया? वापस कहाँ लौट गई? आप बोलेंगे वापस ये लौट गई और बेबीलोन में जाकर 323 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु हो गई? आप बोलेंगे सिकंदर की मृत्यु हो गई। दोस्तों अगर बात की जाए सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, तो दोस्तों सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था। तो दोस्तों सिकंदर के घोड़े के नाम पर ही सिकंदर ने क्या किया था? आप बोलेंगे झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के तट पर एक शहर बसाया था, बहुकेफला नामक एक शहर बसाया था। दोस्तों साथ ही साथ सिकंदर के घोड़े की बात की जाए तो दोस्तों सिकंदर का घोड़ा मात्र एक ऐसा घोड़ा था जिस पर लगाम नहीं थी, ये केवल आवाज़ के अनुसार ही चलता था। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। तो दोस्तों जब सिकंदर वापस लौट गया तो इधर क्या हुआ? इधर चंद्रगुप्त मौर्य भी बड़ा हो गया था। इन्होंने किससे शिक्षा ली थी? आप बोलेंगे चाणक्य से शिक्षा ली थी। और किसको पराजित कर दिया? आप बोलेंगे घनानंद को पराजित कर दिया। और किस वंश की स्थापना कर ली? आप बोलेंगे मौर्य वंश की स्थापना कर दी। किसने? चाणक्य ने। जब दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना हो गई तो मौर्य वंश की गद्दी पर कौन बैठा था? आप बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था। दोस्तों आगे समझते हैं थोड़ा। की स्थापना कर दी और गद्दी पर कौन बैठ गया? आप बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया। कौन बैठ गया? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठ गया तो इसने देखा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया था, तो दोस्तों इधर जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी तो उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर ये क्या हुआ? ये वापस भारत पर आ गया। क्या करने? आप बोलेंगे आक्रमण करने। उस समय किसका शासन था? आप बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ठीक है दोस्तों,
आगे दोस्तों हुआ क्या, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटस जब यहाँ पर आया तो इसने इसके साथ युद्ध लड़ा। दोस्तों सेल्यूकस निकेटस ने किसके साथ युद्ध लड़ा, आप बोलेंगे सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध लड़ा। ठीक है दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध लड़ा तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध में क्या हो गया, आप बोलेंगे हार गया। क्या हो गया था, हार गया था या पराजित हो गया था। ठीक है दोस्तों, विजयी कौन रहा, आप बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य क्या रहा, आप कहेंगे विजयी रहा। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर जब हार गया था तो इसने क्या किया, ये अपनी एक पुत्री को साथ में लाया था जिसका नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया जो दोस्तों उस समय बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, अर्थात उस समय की विश्व सुंदरी के नाम से जानी जाती थी। तो दोस्तों ये जब अपनी पुत्री को लेकर आया, इधर चंद्रगुप्त मौर्य जब युद्ध कर रहे थे, इन्होंने जब कार्नेलिया को देखा तो उसके रूप को देखकर ये क्या हो गए, मोहित हो गए और इन्होंने सेल्यूकस निकेटर से कहा कि एक काम करो, आप अपनी पुत्री का विवाह हमसे कर दो वरना हम आपको जान से मार देंगे। तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की चाल को चंद्रगुप्त मौर्य समझ नहीं पाया कि वो उसे लाया ही इसलिए था कि अगर वो युद्ध में पराजित हो तो वो किसी तरीके से तुम्हारा विवाह उसके साथ करा दे और क्या कर दे, अपनी जान को बचा ले। दोस्तों सेम यही हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्नेलिया के साथ विवाह कर लिया और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार दोस्तों जो भी एक योग्य शासक था। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात करते हैं, इसके दो पुत्र हुए थे, एक था सुसीम, दूसरा था अशोक। सुसीम, अशोक। ठीक है दोस्तों बात करते हैं शुंग वंश की। दोस्तों शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी, तो आप बोलेंगे पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों शुंग वंश के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मौर्य वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।